अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक एसेट है, लेकिन सालों तक इग्नोर किए जाने की वजह से मेनलैंड इंडिया से कटा रहा है। लेकिन दुनिया भर में बढ़ रहे ट्रेड, डिप्लोमेसी और चाइना की धमकी के कारण अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अगर ये नहीं किया जाता है तो आगे जाकर इंडिया के एग्जिस्टेंस के लिए भी ये खतरा बन सकता है। इसी को देखते हुए आने वाले फ्यूचर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसे आज हम देखते हैं वैसे बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे, और इनके साथ में क्या होगा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं प्रिया यादव, पूरी खबर 24/7 से। इस वीडियो में हम 3 चीजें समझेंगे। पहली बात, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्ट्रेटेजिक तरीके से इम्पोर्टेंट क्यों है, इन्हें डेवलप करने से हमारा क्या फायदा होगा। इसके अलावा क्यों कुछ दूसरे देश भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को डेवलप करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, इस बात के बारे में हम जरूर समझेंगे। और लास्ट में कुछ मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इन्हें कहां पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स वाली लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। पहली बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में अगर हम वाइड ओपन सी के बीच में बड़े आइलैंड की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जितने बड़े आइलैंड्स हमें एक बहुत बड़े पोर्शन में देखने के लिए नहीं मिलते। स्पेसिफिकली अगर हम एक बड़े रेडियस के साथ काउंट करें तो इसकी वजह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि इस एरिया में ट्रेड किस तरीके से चलता है। चाइना जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका को चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उस टाइम पर तो पैसिफिक ओशियन का रूट इनके पास मौजूद रहता है, और वहाँ पर जो नेशन मौजूद होता है उनके साथ में चाइना ने प्रॉब्लम्स खड़ी कर रखी हैं। लेकिन जब मिडिल ईस्ट यूरोप के देशों के अंदर चाइना को कुछ एक्सपोर्ट करना होता है तो उनके शिपिंग रूट्स जो है वो ज़्यादातर स्टेट्स ऑफ मलाक्का से होते हुए हमारे इन आइलैंड्स के काफ़ी पास से गुजरते हैं। और इंडियन ओशन के अंदर अगर ये आइलैंड स्ट्रैटेजिकली डेवलप किए जाएं तो इनका कंट्रोल भी हमारे पास आ सकता है। लेकिन अगर इन्हें नहीं डेवलप किया जाए तो आगे जाकर ये हमारे लिए दिक्कत भी बन सकती है अगर चाइना यहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू करता है तो। इनफैक्ट कुछ शिपिंग रूट्स जो है वो इन आइलैंड के बहुत ही ज़्यादा पास में से जाते हैं, और इन वाले रूट्स पर इंडिया को मजबूत रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दुबई जो है वो अपनी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये रखता है कि एशिया और यूरोप की कनेक्टिविटी के बीच में वो सेंट्रली और जोग्राफिकली लोकेटेड है। इसकी वजह से कई सारे कार्गो प्लेन्स और पैसेंजर प्लेन्स दुबई में से इंटरचेंज होते हैं, यानी यहाँ पर उतरते हैं, प्लेन चेंज करते हैं, कार्गो यहाँ पर सॉर्ट किया जाता है और फिर बाद में प्लेन फिर से बाकी अलग अलग डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं जो अलग अलग डेस्टिनेशन से आए हुए होते हैं। वैसे ही जो हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड है उसके पास में ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन मौजूद है समुद्र के बीच में। एज ऑफ नाउ जब भी सामान निकलता है किसी भी मिडिल ईस्ट से यूरोपियन देश में तो ज़्यादातर सिंगापुर मलेशिया से ही निकलता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद पोर्ट्स है, वहाँ पर ट्रांसशिपमेंट और सॉर्टिंग हब के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जो कि वैसे देखा जाए तो जोग्राफिकली सबसे ज़्यादा आइडियल लोकेशन नहीं है, लेकिन उसके पहले कहीं पर प्रॉपर सर्विस मौजूद नहीं है। इस वजह से लॉजिस्टिक कंपनी इन देशों के पास भागती है। लेकिन अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो हर साल मोर देन 4000 करोड़ का लॉस झेलता है, क्योंकि इनके पास कोई भी ट्रांसशिपमेंट कराने के लिए पोर्ट या फिर कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अगर उन्हें डेवलप किया जाता है तो यहाँ पर ट्रेड बढ़ेगा, ज़्यादा शिपिंग शिप्स यहाँ पर आना शुरू होंगी और ओवरऑल इस आइलैंड की इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, जो इस घाटे को इंडिया को कवर करना है, ताकि अगर धीरे धीरे अगर लॉजिस्टिक यहाँ पर बढ़े इसकी वजह से बाकी चीज़ें भी बढ़ें, तो इस घाटे को इंडिया को कवर करना है। तो आज ऐसे आइलैंड क्लस्टर हैं जिनके बारे में इंडिया के अलावा बाकी कोई देश ध्यान नहीं देता है। ये काइंड ऑफ इग्नोर्ड जगह है। अगर ये ग्लोबल इंपॉर्टेंस में आती है तो कई सारे बिजनेस के लिए ये ज़रूरी बन जाती हैं, तो बाद में इनके साथ कुछ भी होता है तो वह एक ग्लोबल इशू रहेगा। अब बात करते हैं डिफेंस के हिसाब में क्यों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ इंडिया लेकिन जापान और कई सारे देश जिनको चाइना से खतरा है, समुद्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के डेवलप होने से ज़्यादातर फायदे में रहेंगे। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में कहा, अगर इन आइलैंड्स को ग्लोबल इंपॉर्टेंस मिलता है तो ये बिजनेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। कई सारे लोग यहाँ पर अपना पैसा कमाते हैं और इस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से डिफेंस के लिए भी ज़रूरी बनता है कि ये सारी चीज़ों की वजह से
चाइना जो थ्रेट्स क्रिएट कर रहा है वो एक तरीके से कम हो जाएगा और इसलिए चाइना ये करना नहीं चाहता। लेकिन बाकी देश ये ज़रूर चाहते हैं कि इंडिया इन आइलैंड्स को स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बनाए ताकि स्टेट ऑफ मलाक्का के आगे जो कंट्रोल चाइना का है वो बिल्कुल भी नहीं रहे और इंडिया जैसा फ्रेंडली देश इन चीज़ों पर ध्यान रखे। इसकी वजह से जापान ने $2 बिलियन की फंडिंग और ग्रांट्स देने के लिए प्रॉमिस किया है। इसकी वजह से अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए जाएंगे। इसी तरीके से कुछ दूसरे देशों ने भी हमें सपोर्ट दिया है। इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि ये आइलैंड कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिफेंस और सिक्योरिटी के हिसाब से भी। हमारी नेवी एयरफोर्स वैसे भी यहाँ पर बेस मेंटेन करती है, लेकिन फ्यूचर में और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए भी इंडिया ने प्लान बनाए हैं। अब बात करते हैं उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसकी वजह से ये आइलैंड पूरी तरीके से बदल जाएगा। पहला है 10,000 करोड़ रुपए का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा, अंडमान और निकोबार आइलैंड ज्योग्राफिकली ऐसी लोकेशन में मौजूद है जहां पर ट्रांसशिपमेंट हब बनाना बहुत ज़्यादा फायदे का रहेगा। अगला मेगा प्रोजेक्ट है वो अब तक का सबसे बड़ा अनाउंस प्रोजेक्ट है इस पूरे के पूरे आइलैंड क्लस्टर के लिए, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड। तो हमारी जो नीति आयोग है, इन्होंने अराउंड 3 महीने पहले ये पेपर रिलीज किया है जहां पर उन्होंने पूरे के पूरे प्लान्स मेंशन किए हैं किस तरीके से जो लिटिल अंडमान आइलैंड है उसे पूरी तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा ताकि ये एक मेजर ग्लोबल सिटी बन पाए। जिस तरीके से सिंगापुर है, हांगकांग है, सिटी होते हुए भी काफ़ी इम्पैक्ट रखता है वो ग्लोबली, इसी तरीके से स्पेशल ट्रेड लॉज के साथ ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। इसके अंदर 3 जोन्स होंगे। पहला जोन होगा 102 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ईस्ट जोन, जहां पर मेडिकल सिटी बनाई जाएगी, एक एरो सिटी बनाई जाएगी मीडिया हब के लिए और साथ साथ में मेजर टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, फिर चाहे वो फेयर्स हों, होटल्स, रिजॉर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाई जाएंगी ईस्टर्न पार्ट के अंदर। इसके बाद में जोन 2 जो होगा वो 85 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा रेजिडेंशियल और इकोनॉमिकल जोन होगा। यहाँ पर लोगों के लिए रहने के लिए सुविधा होगी, मॉडर्न सिटी जिस तरीके से रहती है वैसे, और साथ साथ यहाँ पर एक फ्री ट्रेड जोन अलग से बनाया जाएगा जहाँ के टैक्सेशन लॉज, ट्रेड लॉज, बिजनेस लॉज पूरी तरीके से बाकी इंडिया से अलग होंगे, जिसके कारण कई सारी कंपनी यहाँ पर निवेश करने के लिए आ सकती है, जिसमें ज़्यादातर फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेसेस यहाँ पर इंक्लूड होंगे। आखिरी जो जोन होगा वो 52 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा नेचर एंड इकोथेरेपी जोन होगा जो टूरिज्म से जोड़कर देखा जाएगा और इसके ऊपर अभी तक ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। इसके अलावा इन सारे के सारे क्लस्टर्स के बीच में अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड नेटवर्क, वाटर सीवेज, पावर नेटवर्क, इन सारी चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। ये जो पेपर है इसके पब्लिश करने के बाद में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसी चीज़ें बनाने पर काम अभी शुरू होने वाला है और अभी ये बहुत अर्ली फेज है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इन आइलैंड्स के लिए और ये जब भी कंप्लीट होता है जिस भी तरीके से, उसके बाद में एक रिमोट टूरिस्ट डेस्टिनेशन से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस बन जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई गई है। अगला जो प्रोजेक्ट है वह कनेक्टिविटी के हिसाब से बनाया गया है। पोर्ट ब्लेयर के अंदर मौजूद एयरपोर्ट यहाँ का प्राइमरी एयरपोर्ट है, लेकिन कई सालों से ये अपनी कैपेसिटी से ऊपर फंक्शन कर रहा है। इसी को देखते हुए 723 करोड़ रुपए स्पेंड करते हुए एक शेल शेप का नया एयरपोर्ट टर्मिनल यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसका काम 70% से ऊपर हो चुका है। जल्द ही ये पैसेंजर्स के लिए खोल दिया जाएगा। अगले मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है मेगा इंटरनेट एंड कनेक्टिविटी प्लान। पिछले साल ही चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में एक अंडरसी हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई गई थी, जिसकी वजह से 800 Gbps स्पीड से इंटरनेट इस आइलैंड पर पहली बार पहुंचना शुरू हुआ था। इसके पहले इंटरनेट एक लग्जरी हुआ करती थी इन आइलैंड पर, लेकिन इसके पहुंचने के बाद में इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। वैसे अभी सिर्फ मेन सिटी में इंटरनेट पहुंचा है और अभी प्लान ये है कि सारे के सारे आइलैंड्स को मिनिमम 200 Gbps स्पीड से कनेक्ट किया जा सके और बाद में इसे हाउस होल्ड लेवल तक पहुंचाया जा सके। इसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जब भी कोई बिजनेस कंपनी यहाँ पर स्टेब्लिश होती है तो इंटरनेट जो आज की डेट में बेसिक रिक्वायरमेंट है वह हमेशा बनी रहे। इसके अलावा दिगलीपुर में एक नया एयरपोर्ट बनाया गया है जो पिछले साल खुल गया है। ये केवल अभी नेवी के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है,
लेकिन ज़रूरत पड़ने पर पैसेंजर एयरपोर्ट की तरीके से ये फंक्शन कर सकता है। और एरोप्लेन नेटवर्क की बात करें यहाँ पर, तो कई सारे सी प्लेन्स के द्वारा कनेक्टेड रूट ऑलरेडी फंक्शन हो गए हैं और फ्यूचर में इन्हें और बढ़ाया जाने वाला है। यहाँ पर सी प्लेन नेटवर्क जो है वो स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, हर द्वीप के बीच में चलाए जाएंगे और ये सारे के सारे उड़ान स्कीम के अंदर है, जिसकी वजह से इनके किराए कम होंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।